नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात किसान आंदोलन की। 91 दिन हो गए हैं आंदोलन को। किसान ना सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों पर लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अब पंचायतों के जरिए, रैलियों के जरिए अपनी इस मांग पर अड़े हुए दिख रहे हैं कि तीनों कानून निरस्त हों, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। 1 महीना 2 दिन हो गए हैं आखिरी बातचीत को। 22 जनवरी को बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। अब बीजेपी के नेता गांव देहात में जा रहे हैं समझाने के लिए, इन कानूनों का प्रचार करने के लिए, इनके फायदे गिनवाने के लिए। लेकिन वहां पर देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लठ बज रहे हैं। समझाना बुझाना, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, लठ बज रहे हैं। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में, और सोरम अपने आप में ऐतिहासिक गांव है। खाप जो है, जो व्यवस्था है, यहीं पर इजाद हुई थी। कायदे कानून क्या हैं, इसी गांव में हुए थे। और यहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान पहुंचे तो झगड़ा हुआ, हिंसा हुई, सर फूटे, पैर टूटे, दरवाजे भी तोड़े गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरोप बीजेपी पर लगे। बीजेपी कहती है कि नहीं, यह विपक्षी दलों का किया धरा है। आरएलडी, अजीत सिंह की पार्टी का बाकायदा नाम लेकर कहा जा रहा है कि यह किसानों की नाराजगी नहीं थी, यह तो दरअसल राजनीतिक रंजिश सामने आ रही है। तो यानी कि किसान आंदोलन क्या एक राजनीतिक आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर रहा है। यह जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, यह सोरम से पहले भैंसवाल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। भैंसवाल में जबरदस्त विरोध हुआ जब भाजपा के नेता वहां पर लोगों को समझाने के लिए पहुंचे। मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए गए। तो समझाने के नाम पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बढ़ रही है क्या? खटास, खलिश और बढ़ रही है, या कानून दरअसल समझाए जा रहे हैं? और ऐसे में देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देखिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं। आज भी किसानों का मत आएगा तो हम चर्चा को तैयार हैं। किसानों के हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन पहल कौन करे, इस पर फांस अटकी हुई है। उधर राकेश टिकैत ने सीकर में एक महापंचायत के दौरान एक बड़ा ऐलान कर दिया। संसद घेरने की बात कर दी कि 40 लाख ट्रैक्टरों से वो संसद का घेराव करने वाले हैं। तो दोनों तरफ पोजीशंस हार्डन की जा रही हैं, सख्ती हो रही है क्या रुख और रवैये में, या बीच का रास्ता भी निकलता दिख रहा है? इन तमाम बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन पहले सुनिए नरेंद्र सिंह तोमर और राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन बन गया है? अब सब राजनीतिक दल जिनके किसान संगठन तक नहीं है, वो अपनी सियासी रोटियां भी सेकने आ गए। और किसानों को समझाया जा रहा है या धमकाया जा रहा है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका परिचय कराऊं उससे पहले मैंने आज दोपहर में केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान से इंटरव्यू किया। पहले उसे देखिए। मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलित हैं, पूरे देश में ही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश आज की तारीख में एपिसेंटर बनता दिख रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज की तारीख में सबसे बड़े चेहरा संजीव बाल्यान है। संजीव बाल्यान, 3 महीने हो गए आंदोलन को, कोई हल निकलता दिख रहा है या रायता फैल गया है? जो आप कह रहे हैं शायद ठीक ही है। अभी हल निकलने की कोई संभावना किसी तरह की दिखाई नहीं देती जब तक बातचीत ना हो। किसान आंदोलन है,
और मेरा तो स्पष्ट रूप से मत है कि किसान को हमेशा सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। सम्मान जब ही होगा जब बातचीत होंगी, बातचीत से कोई हल निकलेगा, बातचीत शुरू हो। 1 महीना 2 दिन हो गए, 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी। फोन कॉल, एक फोन कॉल की दूरी है। 30 जनवरी को कहा था प्रधानमंत्री ने, ना फोन कॉल हो रहा है ना बातचीत हो रही है। लेकिन एक बात और भी तो है संदीप जी, शायद संयुक्त मोर्चे की मीटिंग भी तो नहीं हो पा रही। रैलियों में इतने बिजी हैं सब लोग, जितने भी नेता हैं, चाहे वो राजस्थान की रैलियाँ हों, हरियाणा की हों या पंजाब की हों, आप लोगों के माध्यम से पता लगता था वे लोग मीटिंग कर रहे हैं। अगर सरकार कहती है कि भाई प्रपोजल भेज दीजिए, कुछ तो बताइए किन मुद्दों पर बात होगी, उन पर तैयारियाँ करनी होती है, तो अब तक एक बार कम से कम ये तो बताएं कि ये मुद्दे हैं, इन पर बातचीत हमें करनी है, कहीं ना कहीं कोई नेगोशिएशन होगी। बाबा टिकैत एक बात कहा करते थे, पुराने लोग बताते हैं, उनके साथी रहे, बहुत से साथी उनके, कि सरकार से 1 रुपया मांगने जाओ, बिल्कुल कहा 25 पैसे मिले, 4 भाई लेकर आ जा, 4 आने मिल जा, वापस चले जाओ। और भाई 75 की अगली तैयारी कर लो। ये हमेशा रहा है, ये स्ट्रेटजी भी अच्छी थी। अब ये आंदोलन है, इसमें एक बात तो पता लगे भाई ये चाहते हैं, यहाँ तक आप यही उम्मीद कर रहे थे क्या? 1.5 साल के स्थगन की जो बात की कि कानून स्थगित कर देते हैं कि किसान मान जाएंगे या थक जाएंगे। आप जो कह रहे हैं ये महापंचायतें, खाप पंचायतें, रैलियां जो हो रही हैं, दरअसल बॉर्डर से अब हटकर गांव देहात तक ये आंदोलन चला गया है। क्या ये है क्या चिंता का सबब? देखिए, चिंता तो निश्चित रूप से है, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत है। मैं किसान भी हूँ, और मैं वो सांसद हूँ जिसे गांव में रहना पड़ता है, जिसे रोज जाना पड़ता है। और गांव में अगर जाते हैं तो एक बात जरूर कहेगा, कृषि बिल का जिसे नहीं पता, कुछ नहीं मतलब, भाई बातचीत करके हल निकाल लो। ये हर बुजुर्ग की बात रहेगी, किसी से भी मिलोगे, भाई किसान बैठे बातचीत करके हल निकाल लो। तो उसका जवाब शायद उस समय मेरे पास नहीं होता, उससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। तो चिंता तो मेरी बड़ी है, और मैं तो दोनों तरफ को कहता हूँ, हमेशा अपनी सरकार में भी कहता हूँ किसान का सम्मान होना चाहिए। और मैं जब भी किसान भाई से, ऑफिशियली तो मेरी बातचीत है नहीं किसान नेताओं से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे किसी के थ्रू कोई बातचीत या खैर खबर होती है, तो उन्हें भी एक बात कहता हूँ, भाई बहुत हो लिया। नहीं, पर ये उल्टी गंगा बहा रही है क्या सरकार? 5 जून को अध्यादेश जारी हो जाता है, 27 सितंबर को 20 के बाद राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की संस्तुति मिल जाती है। अब आप समझा रहे हो, समझाना पहले था, रायशुमारी पहले करनी थी। आपको भी पता था क्या कि ये कानून बन रहे हैं? किसान जितने नेता हैं वो कहते हैं, भारतीय किसान संघ के लोग कहते हैं, हमसे तो कोई राय नहीं ली गई, हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, ऊपर से थोप दिए क्या कानून? अब समझा रहे हो उन्हें? हाँ, आपकी बात में मैं इस बात को गलत नहीं सिद्ध करूंगा। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि हमें और ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। जब मैं कृषि राज्य मंत्री था तो एक बार मैंने मंत्रालय के कागज मंगवाए कि मंत्रालय में किसान नेताओं की सूची है। तो मेरे अच्छी तरह याद है कि उस समय मैंने किसान नेताओं की जो सूची देखी, चूँकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, टिकैत के गाँव के पास से हूँ, और मेरा स्वभाव था जब मैं कृषि राज्य मंत्री था कि देश में कहीं भी किसान नेता है उनको घर पर बुलाना, खाना खिलाना, हुक्का पिलाना, ये एक मेरे स्वभाव का अंग था, बिना किसी स्वार्थ के। तो मैंने देखा कि सूची में ऐसे नाम है कि जो शायद कभी खेत में गए ना हो। मैंने उस समय सूची बदलवाई थी। मैंने स्वयं बड़ी कहा, मैं कभी कौन सी सूची है, यही नहीं पता ये लोग कौन है। तो कई बार सरकारों में इस तरह की सूची होती है, और कंसल्टेशन अगर हम करते तो बेहतर रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी, आपके अध्यक्ष JP नड्डा भी थे। अब उस बैठक में कहा गया प्रचार प्रसार करो, जाओ अपने इलाके में जाओ और लोगों को समझाओ इस कानून के फायदे। तो जाओगे क्या? और वहां पर 3-4 लोगों के ही हाथ उठे, आपने हाथ नहीं उठाया था, मेरी ये जानकारी है। और फिर बाकायदा अमित शाह ने नाम लिया, संजीव आप जाओगे क्या? कि हाँ जी जाऊंगा। दुविधा में थे क्या आप जाने को लेकर? देखिए, अगर आप आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, ना मैं सोशल मीडिया नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर नहीं, मैं ऐसा रखा। बता रहा हूँ कि शायद मैं एकमात्र सांसद ऐसा होऊंगा, और भी होंगे, मैं नहीं कहता, कि जो हफ्ते में 3 दिन रहता ही रहता है। किसान आंदोलन चलने के बावजूद भी मैं वहीं था। तो जाने की बात तो उनके लिए जो नहीं जाते, मैं तो रहता हूँ। और जिस दिन मेरे अध्यक्ष और गृह मंत्री ने मुझे आदेश दिया था कि आपको जाना है, उस दिन के बाद मैं आज सुबह ही वापस आया हूँ, बीच में वापस नहीं। ऐसा नहीं। देखिए, मैं किसान की बात सरकार तक जरूर पहुंचाता हूं, और सरकार की बात भी किसान तक पहुंचाना मंत्री होने तक मेरा कर्तव्य है। पर वहां लोगों के बीच जाना कितना मुश्किल हो रहा है। देखिए, दरअसल आज की तारीख में आप सरकारी बसों में बहुत घूमे, और मैं भी घूमा हूं, और सरकारी बसों में एक वो लिखा होता था कि सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। आज की तारीख में बीजेपी के सांसदों विधायकों की हालत ये हो गई है कि आप अपनी जान, साख, सीट के लिए खुद जिम्मेदार हैं। संदीप जी, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है।
मेरे है ना, साथ ऐसा हो रहा है ना। अगर इस तरह की बातें कौन कर रहा है? देखिए मेरे साथ 2 घटनाएं घटी, आप पूछेंगे तो बताऊंगा, पहले तो मैं आने बताता वाला हूं। हूं उन पर। चलो पहले आप उन पे ही आ जाइए। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। लोगों को लोकतंत्र में सबकी बात सुननी चाहिए। मैं सांसदों में सबकी सुनूं और लोग मेरी सुने। ये जो एक माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है, माहौल कतई उचित नहीं है। पर लोग तो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं। सोरम गांव से शुरू करते हैं और उसके बाद भैंसवाल पर भी आऊंगा मैं। नहीं, पहले भैंसवाल हुआ इसलिए वहां से ना शुरू ना, कीजिए। उल्टा चलते हैं। उल्टी गंगा बह ही रही है आजकल। तो सोरम से शुरू करते हैं। वहां के लोग मुझे ये बता रहे हैं, और क्योंकि आपके साथ ये घटना हुई है तो आप इसकी तस्दीक करना, या ये अफवाहें हैं। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, मैं सोशल मीडिया नहीं, बाकायदा बात करके ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी गाड़ी जा रही थी, 3-4 वहां पर नौजवान थे और उन्होंने हाथ दिया, आपने रोका, जो आपकी आदत है कि हाँ भाई बताओ। तो उन्होंने कहा, और मैं देसी भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा कि जी मंत्री जी, एक तो गांडा का भुगतान करा दो। गांडे, मैं दर्शकों को बता दूं, गन्ने को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांडा कहते हैं। ये एक तो गांडे का भुगतान करा दो, और एक यो एमएसपी ने कानून बना दो। तो पलट कर आपने कहा कि अरे ये तो बड़े नेता बन रहे हैं, इन बनाइयो थोड़ा सा नेता, और आपके लोग गए, धक्का मुक्की की, मार पिटाई भी हुई है। ये उनका पक्ष है, आपका पक्ष क्या है? संदीप जी, मैं जो अब आपके सामने पक्ष रखूंगा, अगर मैं गलत हूंगा उस पक्ष में, तो मैं आपके सामने वादा करता हूं मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत इमोशनल आदमी हूं, गांव का आदमी हूं। गांव में वापस खेती करने जाने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी। राजवीर सिंह की 13वीं थी, सोरम गांव के राजवीर सिंह, आम किसान। मेरा स्वभाव है, अगर अब क्षेत्र में रहूंगा तो सुबह निकलता हूं, पहली शादी में 7 बजे पहुंच जाता हूं, सारी करूंगा, 60 शादियां, सब 13वीं करूंगा। 13वीं चल रही थी, मैं अंदर 13वीं बैठा होता, रस्म पगड़ी चल रही थी जो हमारे यहाँ होती है। मेरे फोटो बाकायदा आप उस दिन देख सकते हैं सोरम गांव की। उसमें 4-5 लड़के, 5-6 थे, जिनमें लोक दल का ब्लॉक अध्यक्ष मुख्य रूप से था, मोंटी नाम है, नाम भी बता दूं आपको। 4 और लोक दल के कार्यकर्ता, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं सभी को। वहां सोरम गांव तो ऐतिहासिक गांव है, सरका पंचायत का हेडक्वार्टर। हाँ, पंचायत की व्यवस्था वहां से बनी, मेरा घर है, ये लोगों को पता नहीं है। मेरा घर है, मेरा घर भी है। उन्होंने वहां बाहर नारे लगाने शुरू कर दिए, संजीव बालियान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, संजीव बालियान मुर्दाबाद। मैं अंदर था, मैं बाहर नहीं था। उसमें कम से कम 200-250 लोग और भी थे। 13वीं में इतने लोग गांव में बैठते हैं। बाहर जो और लोग थे, वहां झड़प शुरू हुई, उन्होंने हटाने की कोशिश की, वहां हाथापाई हुई। जब मैं बाहर आया निकल के, उस समय तक वे लोग वहां से हटा दिए गए थे। जब मैं घेर के अंदर से बाहर निकल के आया, वे हटा दिए गए। एक लड़के को पुलिस ने पकड़ रखा था उसमें से, चूंकि उसने एसएचओ के थप्पड़ मार के उसकी टोपी गिरा दी थी उस झगड़े में, झंझट में। उस लड़के के भाई मेरे पास आया भाग के, कहला मंत्री जी मेरा भाई पकड़ रखा, पुलिस ने जिप्सी में गिर रखा। 100 मीटर दूर पुलिस की जिप्सी खड़ी थी। मैंने तुरंत भाग के जिप्सी के पास गया, उसका भाई मेरे साथ था, किसी से तस्दीक करवा लियो। मैंने उसे कहा, एसएचओ ने मुझे बताया इसने मेरी टोपी गिरा दीजिए। मैंने कहा भाई मैं माफी मांग रहा, भाई ये छोड़ दे नीचे। मैंने उसे वहीं उतारा और मैंने उसके भाई को, भाई तो इसे ले जाओ, वहीं छुड़वाया। पुलिस वालों ने मुझे कहा कोई मुकदमा जी, ये वो कर दिया। मैं कहा भाई अपने भाई हैं, कोई बात नहीं, कर दिया, कोई बात नहीं। मैं ये काम खत्म करता हूं, एक पूर्व मंत्री, पूर्व वहां से प्रत्याशी रहे रोक दल के, वो प्रकट हो जाते हैं उसी समय में, मेरे निकलने के 30 सेकंड बाद, जैसे किसी घेर में बैठे हों। और उसके ठीक 10 मिनट बाद जयंत चौधरी का चारू के फोटो के साथ ट्वीट होता है, भाई साहब अगर जयंत चौधरी से आप बात कर लो 10 मिनट में तो मैं मान जाऊं, गुलाम बन जाऊंगा आपका, या उस गांव का कोई आदमी पर नंबर हो। यह सोची समझी साजिश थी कि संजीव बालियान को उसके घर में, उसके अपने गांव में उसकी बेइज्जती करनी है, आपके चैनल पे दिखाना है कि संजीव बालियान को सोरम गांव से भगा दिया गया। ये साजिश थी बाकायदा, ने 10 मिनट में ट्वीट नहीं करते। वीडियो ये भी वायरल हो रहे हैं कि सोरम गांव की जो महिलाएं हैं, दादी मैं कहूंगा कि जी मारे तो मारा, मारे ताले तोड़ दिए, मारे बालक ठा ले गए। ये जब मैं अंदर बैठा था, बाहर हाथापाई, मैंने पहले ही कह दिया आपको, बाहर हाथापाई, उन्होंने नारे लगाए, लोगों ने भगाए। गांव के लोग भी थे और भी लोग थे, बहुत 250 लोग थे कम से कम, मैं तो अंदर बैठा हुआ था। लेकिन 10 मिनट के अंदर ही यहां से ट्वीट होता है, दिल्ली से ट्वीट खेलते हैं फोटो के साथ, आप देखना। और मस्जिद से अनाउंसमेंट होता है, 5-6 मस्जिद है सोरम में, हर मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ सोरम की कि संजीव बालियान को ऐसे ऐसे इकट्ठे हो जाओ, संजीव बालियान। आप मस्जिद का जो ये जिक्र करते हैं, 2013 को दोबारा से आप जीवित करना चाह रहे हैं क्या? 2013 कभी मर ही नहीं सकता, 2013 कभी नहीं मरेगा। ये जो, क्योंकि मैं भी उसी इलाके से आता हूं, गांव देहात में कभी हिंदू जाटों में, मुसलमानों में, जाटों में कभी कोई रंजिश नहीं हुई। 2013 के बाद जो 2 फाड़ हुई थी, वो खाई उभरती दिख रही थी, भरती दिख रही थी। आप फिर से उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। फिर मस्जिद से अनाउंसमेंट क्यों होती है? मस्जिद एक धार्मिक स्थल है, एक राजनीतिक अनाउंसमेंट
ट्वीट 10 मिनट में होना, फोटो जाना दिल्ली से, सारी मीडिया को जाना, दो तरीके थे। या तो संजीव बालियान को भगाया गया, चूंकि आप लोग ये तो देखते नहीं कितने लोग हैं, मीडिया की बता दूं बात, जब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है तो मेरे लिए तो खिलाफ थे ही, चुनाव में भी आगे भी रहेंगे। हर पार्टी के कार्यकर्ता, वहां बसपा के भी हैं और भाजपा के भी हैं। मुझे बताओ दोस्त, आप लोग क्या दिखाते हैं? आप लोग में से कोई नहीं कहता मीडिया में से राष्ट्रीय लोकदल का, वो कहते संजीव बालियान का अपने घर में हुआ भारी विरोध, अपमानित करके भगाया। ये मीडिया की लैंग्वेज होती। आप हमारी समस्या भी समझिए साहब। हर गांव में कल चौधरी अजीत सिंह वहां जाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी तो होंगे। सोरम में मुझे भी वोट मिली है, किसी ने एक शब्द तो नहीं कहा। अजीत सिंह ने अपना भाषण दिया। अजीत सिंह जी के बाद मैं भी गया उसी गांव में, कल भी गया मैं वहीं, कल मैंने भी वहां पंचायत की, मैंने भी लोगों को कहा भाई ये सच्चाई है, ना हो तो बताओ। हम दोनों ही रहे गांव में, उन्हें अपनी बात कही, कोई दिक्कत नहीं। पर आप क्या दबंगई दिखा रहे हैं? बैसवाल का भी मैं जिक्र करूं, मैं आपको जीप में चढ़ते हुए और फिर लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और आप कह रहे थे अरे भाई कितने, इन नारा का क्या मतलब? वो पूरा ऑडियो क्लियर नहीं था, तो विरोध तो हो रहा है ना। अब मैं बता दूं भैंसवाल की बात। भैंसवाल में 32 खाप के चौधरी रहते हैं, चौधरी दवीर सिंह जी। मैं उनके पास गया था और मैं पहली बार नहीं गया, मैं 6 महीने पहले भी उनके घर गया था। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में से कोई खाप चौधरी नहीं जो ये कहते हैं कि साल में एक बार संजीव बालियान हमारे घर नहीं आता। तो ये नहीं कि मैं पहली बार गया, वो नेता में नहीं हूँ। उनके घर गया, चाय पी, उनसे बातचीत करी, सारी बात करके जब मैं बाहर निकला, 4 घर छोड़ के समाजवादी पार्टी से थाना भवन का चुनाव लड़े व्यक्ति का घर है। उसके घर के बाहर उसके 2 भतीजे, उसके भाई, परिवार के 10-12 लोग खड़े होकर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मैं बाहर निकला, बाहर बहुत लोग थे, स्वाभाविक है, साथ में के प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, विधायक थे, सब लोग थे। मैं जीप खुद चला रहा था, मैं जीप के ऊपर खड़ा होकर कहा, मैंने देखा 10 से 12 लोग, मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा मैं मुर्दाबाद 10-12 क्यों करे? भैंसवाल तो 10,000 का गांव है, 100-200 तो लेते जब तो मुर्दाबाद होऊंगा। या तो बंगई कहोगे साहब, उसमें भी आपने क्या दिखाया? संजीव बालियान को भगाया। फिर तो मैं भी एक काम करवा दूं, पूरे देश में 10 करोड़ भाजपा कार्यकर्ता है, हर गांव में ये काम करवाना क्या कि कोई नेता जावे, 4 को तो मैं भी खड़े कर दूं हर गांव में। ये धमकी दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, मैं पुनः आपसे पूछ, क्या ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है? मैं आपको बता रहा हूं, ये राजनीतिक रूप से किसान, बात किसान की उसकी नहीं है। किसान की कोई बात होगी 10 बात सुनेंगे, 10 जूते खाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निजी स्वार्थ में अगर एक दूसरे की सहायता ऐसा करेंगे, तो आप किसान आंदोलन को राजनीतिक रूप दे रहे हैं, ये किसानों की नाराजगी नहीं मानते। अगर मैं अब गांडे की बात पर ही आता हूं, 12 अक्टूबर से पिराई शुरू हो गई, आज भी पर्चियां, पहले पर्ची पर 000, उसके बाद एज पर SAP स्टेट एडवाइज प्राइस, फिर पिछले से पिछले रविवार को देर रात में 325 रुपए। 4 साल में, वो 4 साल पहले 10 रुपए बढ़ाए थे, आज तक दाम नहीं बढ़े। 14 दिन में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और शुगर केन एक्ट, आप तो कृषि राज्य मंत्री रहे हैं, उसमें है कि आपको भुगतान करना है 14 दिन में, वरना ब्याज दो। 12,000 करोड़ का गन्ना जा चुका है, 4,448 करोड़ की पेमेंट हुई है, पिछले साल की 3,000 करोड़ की बची हुई है बिना ब्याज। तो पेमेंट क्यों नहीं हो रही? ये तो आपने 2019 में जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, आपने कहा ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आज इस पर खामोश क्यों है? आपने मेरी दुख दबाई है। पहले तो पिछली बात एक क्लियर कर दूं, अगर किसानों में कोई नाराजगी है, सिर मत है, हाथ जोड़ कर मनाऊंगे, अपने हैं, उन्होंने सरकार बनाई है, या किसानों की बनाई सरकार है, और संजीव बालियान को भी किसानों ने सांसद बनाया। कोई भी नाराजगी होगी, कोई गलती होगी, माफी मांगेंगे, बात उनकी बिल्कुल भी नहीं है, बात राजनीतिक दलों की है, सिर्फ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात नहीं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि सरकार और किसान के बीच की समस्या है, बस मैं ये कहता हूं। दूसरी बात, आपने मेरी दुखती रख छड़ी है, ये सच है, मैं इस किसी भी फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता जो आपने फैक्ट्स बताए। 14 दिन में 1968 का शुगर कैन एक्ट है, कोई भी सरकार आज तक इसे वाकई लागू नहीं करवा पाई। और अभी ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता, सब सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने लगते हैं 2011 का, ये उससे बहुत पहले का कानून है, कोई हवाला नहीं है। मैं आज भी आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, इसकी एक व्यवस्था बननी चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं किसी को नहीं कहता, मैं मुख्यमंत्री को खुद भी कहा कहीं। प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में रैली में इस बात की भरोसा दिया था किसानों को 14 दिन में होगा और नहीं तो ब्याज मिलेगा, नहीं मिल रहा, बिल्कुल भरोसा दिलाया था। मैं तो खुद कह रहा हूं, और इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। मैं सब कुछ तो नहीं हूं, व्यवस्था का छोटा सा हिस्सा हूं, लेकिन अपनी बात कहना जानता हूं, कहता हूं, ये व्यवस्था बननी चाहिए। देश में 68 के बाद आज तक नहीं बनी, कानून है, कानून का पालन आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, मेरी सरकार में भी नहीं। और 10 रुपए आप दाम बढ़ाते हैं, आप किसानी जानते हैं, 1 बीघे में 50, 60, 70 क्विंटल तक भी होता है, 50 से 60 मान लो औसत। 1 बीघे में 10,000 से 13,700 रुपए लागत बढ़ गई है। बिजली 750 रुपए से 1,750 रुपए महंगी हो गई है पर बीघा। गलत दाम तो नहीं बता रहा? ठीक कह रहे हैं।
बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हाँ, और 10 रुपए बढ़ाते हैं आप। मैं तर्क बहुत हैं देने के लिए, लेकिन मैं वो तर्क किसान के लिए नहीं देना चाहता जो तर्क हम चीनी की ओवर प्रोडक्शन देंगे या एथेनॉल की तरफ जाएंगे। कुछ कदम ऐसे जो सरकार ने उठाने से रख रहे, 50 लाख टन चीनी भी एक्सपोर्ट करनी शुरू की। बहुत 320 लाख टन चीनी पैदा करते हैं, 240-45 लाख टन हम खाते हैं। 60-70 लाख टन का स्टॉक हुआ, कीमतें क्रैश हुई, बहुत से काम केंद्र सरकार के द्वारा हुए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मुख्यमंत्री मेरठ में थे, मंच पे था, मैंने मुख्यमंत्री से ओपनली निवेदन किया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं संदीप जी जो अपनी नहीं, आप खुलकर बोलते हैं, ये बात है। मुख्यमंत्री के मंच से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे काम करे, डार्क जोन से बाहर निकाल दिए और बहुत से करे, मिट्टी की पेनल्टी हटा दी जिस पर किसान का शोषण। 3 साल से भाव नहीं बढ़े, हमारे भाव बढ़ाओ, सरकार अपनी तरफ से दे दे। अगर शुगर मिल की स्थिति नहीं है तो कोई ना कोई व्यवस्था सरकार करे। मैंने कहा, बीच में भी मिला मुख्यमंत्री से, अभी भी मुख्यमंत्री से बात हुई है। मैं तो अपनी तरफ से संदीप जी प्रयास कर रहा हूं और मैं और नेताओं की तरह आपके यहाँ झूठ बोल के नहीं जाना चाहता। मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि इसमें और बेहतर हो। अभी भी लगातार मैं प्रयासरत हूं पार्टी के विभिन्न फोरम पे और सरकार के विभिन्न फोरम पे। आज की तारीख में इस आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत बन गए हैं। राकेश टिकैत और आप भाई की तरह थे। वो तो खुलकर कहते हैं मैंने बीजेपी को वोट दिया। बाल्यान खाप ने आपको जबरदस्त समर्थन किया, कांटे की टक्कर थी पर आप जीते। राकेश टिकैत कमजोर कड़ी माने जाते थे इस किसान आंदोलन की, आज वो सबसे मजबूत कड़ी हो गए हैं। आप बात करते हैं राकेश टिकैत से? देखिए, अभी बातचीत बंद हो गई है? अभी कुछ दिन से तो बातचीत नहीं हुई। करनी चाहिए आपको बातचीत अगर मुझे ऐसा लगे मेरी बातचीत करने चाल से ले तो मैं अभी राकेश भाई के पास चले जाऊँ। नहीं, वो तो अब ये कह रहे हैं ना संसद का घेराव करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे। मैं तो निवेदन करूंगा उनसे कि अभी 26 जनवरी को क्या हाल हुआ, ऐसी कोई घोषणा मैं निवेदन ही कर सकता हूं। देखिए, मिलने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मिला करते थे, सुसौली में बैठते थे हर महीने, कह सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बड़ा प्रेम, अब भी दिक्कत नहीं। यही प्रॉब्लम है। देखिए, संजीव बाल्यान की नाक किसान की नाक से बहुत छोटी है, मेरे लिए कभी नहीं हो सकती। मेरे लिए बड़ी नाक अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की, किसानों की बड़ी नाक है। उनके लिए मैं 10 बार अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हूं। मेरी कहीं नाक नहीं है। मुझे अगर यह हल दिखाई दे कि राकेश भाई इस बात को मान सकते हैं या कोई बात हो, तो मैं तो कभी जाने के लिए भी तैयार हूं। मुझे जाने में भी कोई दिक्कत। चले जाइए ना, अगर कोई रोकेगा नहीं, आपको रोकेगा, सारे अपने बैठे हैं। हाँ, तो जाइए ना, कोई जा नहीं रहा। मेरा सवाल ये, 20 किलोमीटर की दूरी पर लोग बैठे हैं। कई बार ऐसा स्थिति होती है संदीप जी, मैं केंद्र सरकार में मंत्री भी हूं, मेरी कुछ समस्याएं, संवैधानिक पद पे हूं मैं। कुछ बातों की अगर मैं सिर्फ सांसद होता तो मैं बहुत कुछ उससे हटकर कर सकता। मैं केंद्र सरकार में मंत्री भी हूं। मेरी कही हुई कोई भी बात या मेरा कहा कोई भी स्टेप, मेरा उठाया हुआ स्टेप कई बार अगर बैकफायर हो जाए और मेरे सिस्टम को, मेरी सरकार को, जिसका मैं हिस्सा हूं, जिस पार्टी की वजह से मैं सांसद हूं, अगर वहां दिक्कत हो जाए, कई बार इन बातों को सोचना पड़ता है। मुझे जाने तो ये थी खास बातचीत संजीव बाल्यान के साथ। अब मैं जरा अपने पैनल से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, जेडीयू के प्रवक्ता, अहम घटक है जेडीयू, मोदी सरकार की साझा सरकार चला रहे हैं, राजीव रंजन मेरे साथ हैं। आरएलडी का बड़ा जिक्र हो रहा है, आरोप लगाए कि ये राजनीतिक रंजिश निकाली जा रही है, जानबूझकर वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता सुनील रोहटा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सुनील रोहटा, पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, संजीव बाल्यान कह रहे हैं सोरमा में जो हुआ वो आप लोगों ने भड़काई, वो आग आप लोगों ने भड़काई, जानबूझकर वहां पर हिंसा की गई। नहीं, वो कैसे कह रहे हैं कि हमने भड़काई? वो कह रहे हैं 1 मिनट में वीडियो वायरल होने लगे, मस्जिद से लाउड स्पीकर पर घोषणा की गई। आपको तो पता ही है कि संजीव बाल्यान जी हो या कोई भी हो, जो सोरम गांव है, परंपरा गांव में कैसी है, क्योंकि आप भी गांव के ही हो, आप भी गांव के लोग हो, आपको पता है परंपरा ये है कि जो भी कोई अनाउंसमेंट कराना होता है, वो मस्जिद हो या मंदिर हो, मान्य चौधरी अजीत सिंह अगले दिन जब आने थे उनका पता लेने के लिए, किसान भाइयों को जिसको चोट मारी है बीजेपी के, जो इनके साथ आए थे उन लोगों ने, तो उनका पता लेने के लिए आते, तो चौधरी अजीत सिंह के बारे में कहां से बताते? मस्जिद से बताएंगे, मंदिर से बताएंगे, मनादी कराएंगे। आपको पता है गुड़ का रेट हो या गन्ने की बात हो तो कौन बताता है? मस्जिद हो या मंदिर हो, इस तरीके से बताई जाती है। आपको तो मालूम है, आप भी गांव के लोग हो संदीप जी, अब बताओ कि कहां से होती?
ये कह रहे हैं कि 20 मिनट में जयंत जी का ट्वीट हो जाता है। जयंत चौधरी का ट्वीट 5:30 और 6 बजे करीब होता है और ये घटना लगभग 2:30 बजे की है। तो 3:30 बजे भी या 2:30 बजे 3-3.5 घंटे के बाद जो ट्वीट करते हैं, तो माने जयंत चौधरी जी अपने किसान भाइयों के लिए ट्वीट भी नहीं कर पाएंगे? आप बताइए। तो यहां पर किसानों को समझाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? मेरा सीधा सवाल ये। नहीं, एक मैं बता रहा हूं, ये जो लोग बता रहे हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे लोकदल के कार्यकर्ता थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो मेरे पास एक तथ्य है, मेरे पास तथ्य है बिट्टू जो जिसको चोट लगी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो बिट्टू जो है, जो भाजपा के बूथ एजेंट थे, जो भाजपा के बूथ एजेंट थे, उनको भी इन्होंने चोट मारी है। इनके साथ में जो गुंडे थे उन्होंने चोट मारी है। ये बिट्टू, मैं आपको ये बिट्टू दिखाना चाहता हूं कि बिट्टू जो थे कि ये लोकदल के हैं। मैं कह रहा हूं कि इनको भी नहीं सुनील रोहटा, मेरा सवाल ये है, ये किसानों का आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन क्यों बन रहा है? ये बीजेपी, आरएलडी या बीजेपी, कांग्रेस, इसकी लड़ाई में क्यों तब्दील हो रहा है? नहीं, तब्दील नहीं हो रहा। ये तो किसानों की समस्या है ना। हम किसान की आवाज को उठाने के लिए गांव-गांव और पंचायतें माननीय जयंत चौधरी जी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। कोई सिंधु बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, मैं आपको ये अवगत करा दूं कि हर आदमी गाजीपुर बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर नहीं जा सकता। तो इसलिए माननीय जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में पंचायतें रख रखी है। उस पंचायत में माननीय जयंत चौधरी जी जा रहे हैं। पंचायतें मत कहिए, वो पंचायत नहीं है, वो रैली है, वो राजनीतिक रैली है। ये फर्क करना होगा यहाँ पर सुनील रोहटा। नहीं सर, मैं आपको संदीप जी बताऊं, आपको पंचायतें इसलिए कही जाएगी क्योंकि ये पंचायत ही निर्णय लेती थी पहले से ही। तो इसलिए ये पंचायत ही, हर आदमी हर गांव से 10, 5, 15, 20, 25, 30 लोग वहां पे किसान बॉर्डर में जाते हैं और इसकी आवाज। वो पंचायतों का, वो किसान का काम है ना, उसको राजनीतिक रंग ना चढ़ाइए। नहीं, हम नलके के झंडे वहां ना फहराइए। मेरा सवाल सीधा सा ये है। बताइए आप। मैं ये कह रहा हूं, आप अपना राजनीतिक रंग उड़ा रहे हैं, इससे किसान आंदोलन को कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं। मजबूत है इस आपको लड़ाई लड़नी है 2022 में लड़ना। मैं आपको 2022 को तो इनको अपने भाजपा को बताएगी कि ये वोट की चोट किसानों पे डाल रहे हैं कि कैसे मिलेगी, ये तो इन्हें अपने आप पता लग जाएगा। मैं संजीव बालियान जी का जवाब देता हूं, जो वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ मस्जिद से ऐलान हुआ। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि 2017 से पहले या 2014 से पहले या 2019 से पहले जो सोरम गांव में गए थे, क्या इनको पंचायत को बुलाने के लिए मस्जिद और मंदिर से आवाज दी गई थी या किस लिए दी गई थी? ये जो कह रहे हैं कि चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद मेरी पंचायत सोरम में हुई, ये एक उद्घाटन में एक भट्टे में गए। ये सिर्फ सोरम की बात नहीं है, और आपका कोई यहाँ पर राजनीतिक रैली आप करिए, अपनी पंचायत के नाम पर रैलियां करते रहिए। पर बड़ा सवाल, 1 मिनट, अब राजीव रंजन स्क्रीन पर। राजीव रंजन, मुझे ये बताइए, ये गांव देहात में अब जाकर कि जी समझाइए, प्रचार प्रसार कीजिए कानूनों का, ये समझाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है क्या किसानों को? ये समझाया जा रहा है, या जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये विचलित करती हैं आपको? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कृषि के तीनों कानूनों को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, उन पर काफी सघन प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए था, लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अब लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस पूरे प्रकरण में अपनी दिलचस्पी दिखाई और एक एक बिंदु पर अब अपना नजरिया भी रखा, पॉलिटिकल पार्टी से अपनी राय भी मांगी, किसान संगठनों ने भी अपनी बात रखी, और मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ बाकी नहीं है इसमें ऐसा कहना कि इसमें अब कोई जागरूकता के सवाल पर अब कोई कमी रह गया। अब किस बात की जागरूकता? यही सवाल मैंने राजीव रंजन, संजीव बालियान से पूछा था कि ये आप 5 जून को अध्यादेश ले आए, ऑर्डिनेंस ले आए, यकायक कोविड काल में लोगों से चर्चा उस वक्त क्यों नहीं की? है उल्टी गंगा क्यों बहाई गई? उन्होंने माना कि और लोगों से चर्चा होनी चाहिए थी। कानून बनाने के बाद समझाया जा रहा है, समझाया पहले जाता है ना, सलाह पहले ली जाती है। निश्चित तौर पर मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं कि इस पूरे प्रकरण में, चाहे वो अध्यादेश लाने के पहले या इनको लेकर जो पार्टी का नजरिया है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाना चाहिए था। और बहुदलीय लोकतंत्र में दलों की भूमिका
संगठनों की भूमिका ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसे कहीं ना कहीं लोगों तक बात पहुंचाने में इनका योगदान है और इसीलिए ये नहीं सुनिश्चित नहीं, किया लोगों गया में बात पहुंचाने तो के शायद नाम ये पर राजीव रंजन हिंदू मुसलमान फिर से किया जा रहा है क्या? कुछ जातियों के, खास जैसे जाटों का नाम लिया जा रहा है, जातीय ध्रुवीकरण भी और धार्मिक ध्रुवीकरण भी किया जा रहा है क्या? ये समझाने के नाम पर ये समझाया जा रहा है या ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई? देखिए, सबसे पहले तो किसान संगठनों को, राजनीतिक दलों को इस पूरे आंदोलन से दूर रहने के लिए कहना चाहिए। इसलिए कि जिस तरह का एक अतीत है तमाम राजनीतिक दलों का, जिस तरह से उन्होंने किसानों के सवाल पर कभी भी ईमानदार रवैया नहीं अख्तियार किया है, तो इस आंदोलन के राह में वो कहीं से भी फूल नहीं बिछा रहे हैं, आंदोलन को एक तार्किक परिणति पर नहीं पहुंचा रहे हैं। अभी मैं आरएलडी के लीडर को भी सुन रहा था कि वोट की चोट देंगे। देखिए, ये वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण अभी पूरा ये आंदोलन कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था। नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, राजनीतिक दल घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इस देश में किसान की आमदनी 45 साल में 19 गुना बढ़ी, सरकारी कर्मचारी की भी तनख्वाहें 150 से 200 गुना बढ़ी। तो ये सारे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं सत्ता में रहे हैं। आजादी के इन 70 वर्षों, चाहे वो कांग्रेस हो या जो आज तीसरा मोर्चा या तथाकथित जो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके राजनीतिक दल हैं, उन सबों की राज्यों में और केंद्र में सरकारें रही, लेकिन किसानों को केवल वोट का माध्यम बनाए जाने के सिवाय पर मुझे ये बताइए राजीव रंजन, असल सवाल जो है 51वां दिन है आंदोलन का, 1 महीना 2 दिन हो गए बातचीत हुए। नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं किसानों के हित के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, किसान आंदोलित हैं, बातचीत क्यों नहीं हो रही? अब सवाल है कि अगर लगातार इनकी ओर से कोशिशें तो हो रही हैं, मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं लगातार देख रहा हूं, उन्होंने अपनी ओर से कई बार आमंत्रण दिए, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में विस्तार के साथ कहा कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है इस मसले में, लेकिन अगर आप कानूनों की वापसी के सिवाय आंदोलन में कोई मध्यम मार्ग अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ये हठधर्मिता है। तो मतलब कि अगर आप अपने घर बैठ जाओ, एक तरफ राजहट एक तरफ बालहट, वो चलती रहेगी। नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसान संगठनों को भी ये समझना होगा कि अगर सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा होता तो कृषि के क्षेत्र में इतनी बड़ी बदहाली नहीं देखने को मिलती। तो कुछ बदलने की जरूरत है। अब क्या कुछ इसमें रहना चाहिए और क्या कुछ तो नहीं जिसके रहना लिए बदल रहे हो उससे पूछना पड़ेगा ना पहले। लेकिन अभय दुबे, जो ये राकेश टिकैत ने कल सीकर में महापंचायत में कहा, आह्वान किया हम संसद को घेरेंगे, 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे। अब ये किसान आंदोलन, राजनीतिक दल, आप तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक आरोपों के लिए अपना मोर्चा खोल दिया है क्या खुद किसान नेताओं ने? अब किसान नेता कम, राजनीतिक नेता ज्यादा लगने लगे हैं क्या किसान आंदोलन का? नहीं खोलना चाहिए संदीप चौधरी जी। भारत के प्रजातंत्र का भविष्य राजनीति से तय होता है और ये प्रचंड बहुमत के अहंकार में अगर सरकार इतनी चूर है, ये क्या इतने मैं इतना मासूम बन रहे थे बालियान साहब, असली किस्सा इससे बिल्कुल उलट है। इन्होंने पहले छल पूर्वक कोशिश की, अब बलपूर्वक कोशिश कर रहे हैं किसानों को गांव में जाकर मारोगे आप। हम भूल गए गाजीपुर बॉर्डर में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर गुर्जर विधायक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद के पति सिंधु बॉर्डर पर शांतिपूर्वक बैठे किसानों पर पथराव कर रहे हैं झंडे के अपमान के नाम पर। तो पहले इन्होंने षड्यंत्र किया कि प्रताड़ित करो, परास्त करो, थका दो, भगा दो। अब नया काम करना प्रारंभ किया है। अब मैं इनसे पूछता हूं जेडीयू के राजीव रंजन जी से, अरे साहब क्यों मुखाटा लगाते हो आप, चिट्ठियां लिखते हो चुपचाप मोदी सरकार को। आपके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी मोदी सरकार को कि हमारे यहां समर्थन मूल्य अपर्याप्त दिया जा रहा है, 2532 धान का दीजिए, 2526 मक्के का दीजिए, और यह भी लिखा कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारे किसानों को मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है। तो कहो ना कि 2006 में जो एबॉलिश कर दिया एपीएमसी एक्ट, उसके दुष्परिणाम हैं जो मोदी सरकार। राजीव रंजन रिस्पॉन्ड करेंगे, आपने गंभीर आरोप लगाया है, मैं आगे आपसे सवाल करूंगा अभय दुबे। राजीव रंजन, जो अभय दुबे कह रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स।
सबसे पहले मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि 2006 के पहले एपीएमसी एक्ट को रिपील करने के पहले बिहार में कृषि का जो ग्रोथ रेट है वो 1% से भी कम है और वो 10 साल में वो 4.6% हुआ। तो जो दलीलें ये दे रहे हैं इन्हें निश्चित तौर पर किसानों के साथ जो कांग्रेस ने दुर्व्यवहार किया है उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। ये बिहार की बात करते हैं। हमारे यहाँ इस बार एफसीआई से 2 लाख मेट्रिक टन की यहाँ खरीदगी होती थी। 2 लाख मेट्रिक टन लिया जाता था धान और उसके ये चावल लिया जाता था और उसके जरिए पीडीएस की व्यवस्था चलती थी। लेकिन इस बार आप अर्थशास्त्र को भली भांति समझते हैं, ये आंकड़े बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। देखिए मोटी बात ये है, एक सेकेंड, 42,000 रुपए सालाना आय है बिहार के किसान की, 3,500 रुपए महीना। आंकड़े आप कुछ भी बताते रहिए, इस बात को आप चैलेंज करेंगे क्या जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं? जो हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, तो किसानों के मामले में भी वो चीज लागू होती है। कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की आमदनी इसलिए कम है कि राष्ट्रीय औसत से हमारे प्रति व्यक्ति आय की राशि भी बहुत कम है। पंजाब में प्रति किसान सालाना आय 2.25 लाख रुपए है, हरियाणा में 1,90,000, बिहार में 42,000 का दोहन किया। बिहार की जनता को उसका वाजिब हक नहीं दिया। एक औपनिवेशिक संस्कृति के बल पर जिस तरह से पर ये बिहार की चर्चा नहीं है, मैं आपका रिस्पॉन्स सिर्फ इतना चाह रहा था। पर मुझे ये बताइए अभय दुबे, एक तरफ आप संसद को घेरने का आह्वान कर देंगे, अभी तारीख नहीं बताई है, पर आप संसद को घेरोगे, सरकार कह रही है बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा है। तो इस माहौल में आपको कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? अहम सवाल तो ये है ना चौधरी जी, अंततः तो रास्ता यही है, मोदी सरकार घुटने टेकेगी। याद कीजिए, जब भूमि के उचित मुआवजे का कानून बनाया तो 15 महीने तक आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकार ने घुटने टेके हैं। लेकिन आजाद भारत के इतिहास की पहली घटना है कि किसानों को इतना अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना बदनाम किया जा रहा है, और सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हित साधने के लिए। राजीव रंजन जी, अगर सच में किसान समर्थक हो, मैं आपके बिहार का किसान तो हाईकोर्ट गया, मक्का का एक दाना आपने नहीं खरीदा, 750 रुपए में बिका है मक्का 1850 का। और यही हाल पूरे देश का मोदी जी ने कर दिया है। मोदी जी मध्य प्रदेश में भाषण देते हैं, उस समय 47 मंडियां बंद हो गई नॉन अराइवल से, और ये तो अभी स्थगित हो गया कानून, संदीप जी, नहीं तो बहुत बदहाली की स्थिति में देश का किसान पहुंचेगा। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, 1.5 साल तक स्थगित करने को तैयार हो, आप रिपील कर लो और बैठ जाओ किसानों के साथ, मत बैठो प्रतिपक्षी नेताओं के साथ, किसानों संगठनों के साथ बैठ जाओ और आप समाधान निकाल लो। 2011 में जो मोदी नाथन कमेटी थी, आपके जो सुझाव थे, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मान लो, प्रधानमंत्री मोदी जी, तब भी समाधान इस समस्या का निकल सकता है। आपने आदेश ये दिए हैं अपने विधायकों, जनप्रतिनिधियों को कि अब गांव में जाकर टॉर्चर करो, आपके जनप्रतिनिधियों से मिलो। आज भी संजीव बालियान ने कहा, कमिट किया कि कोई स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन नहीं हुआ। वो तो ये तक कह रहे थे कि फर्जी सूची थी जब वो कृषि राज्य मंत्री थे। आपके अभी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, सिरोही जी जो आपके यहाँ थे, उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की। जितने भाजपा के नेता मिलते हैं वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अड़े हुए हैं, हम सब इस बात पर सहमत हैं कि ये कानून का समाधान किसानों के कहे से निकलना चाहिए। पर आप उस गेम को पेचीदा कर रहे हैं क्या? आप भी तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ना अभय दुबे। अब आप घुस गए इस किसान आंदोलन में, अब वायनाड में ट्रैक्टर चलाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पंचायतों में जाएंगी। वो पंचायत क्या दरअसल चुनावी रैली है? देखिए संदीप चौधरी जी, ये आज की बात नहीं है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। इन तीन अध्यादेश एक के बाद एक लाए थे जमीन के उचित मुआवजे के, तब भी पूरे देश में हमने आंदोलन किया था। तब भी हमने मोदी जी से आग्रह किया था कि वापस लीजिए, सबने एक मत होकर बनाए। आज भी देश के प्रत्येक प्रांत में हम आंदोलन कर रहे हैं, और वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, किसानों के हित के लिए है। हमारे तीनों ना किसानों का हित है क्या? सुनील रोटा, एक सेकंड, अब सुनील रोटा स्क्रीन पर। सुनील रोटा, किसानों का हित नहीं, अपना हित साध रहे हो क्या आप?
वोट नहीं, चाहिए ये किसानों के। ये किसानों के हित में ये तीनों बिल के बारे में बताने के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी और हम सब लोग गांव-गांव निकले हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि गांव में इस बारे में नहीं पता है। ये बीजेपी के लोग कब निकले आप? के बारे कब निकले नहीं, आप? पहले से निकले हुए नहीं, पहले से निकले हुए हैं हम तो बताइए, तो हम 3 महीने पुराना आंदोलन है, अभी जुम्मा हम पहले से 3 निकले हफ्ते हुए से हैं। आप सक्रिय होते दिखे हैं। नहीं, 3 जब दिखा कि ये किसान आंदोलन बड़ा हो गया। नहीं, जो 26 जनवरी को घटना हुई उससे पहले भी माननीय जयंत चौधरी जी 5 जनसभाओं को और पहली किसान जनसभा पंचायत कब को की बताइए ना, पहली जनसभा हमारे- कब की? 19 जनवरी की। हाँ 19 13 जनवरी जनवरी ना, कब से चल रहा है ये? 25 नवंबर से चल रहा है आंदोलन। माननीय जयंत चौधरी जी, सिंधु बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, किसानों क्योंकि का तब समर्थन- दिखा कि ये तो आंदोलन बड़ा हो गया, तो आपको नहीं। वोट बैंक दिखने लगा। माननीय जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों को आंदोलन है, किसानों के तरीके से मैं उनके बीच में जाऊंगा। माननीय हाँ, जयंत चौधरी जी तो 25 उनके बीच में नवंबर सभी से बॉर्डरों पे- नवंबर बीता, दिसंबर बीता, आधी से ज्यादा जनवरी नहीं बीत सर, गई, तब समझ नहीं में सर। नहीं आया। जयंत चौधरी जी नवंबर में भी गए थे किसानों के बीच में, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर कहाँ हो। ना, कौन सी बताइए, कब गए, तारीख बताइए, तस्वीर दिखाइए। नहीं, मैं आपको इसकी डिटेल दे दूंगा कि आपको पता है कि आपके चैनल ने दिखाया कि माननीय जयंत चौधरी जी गाजीपुर जब बॉर्डर गए पे मुझे गए, पता है ना। जयंत चौधरी सिंधु बॉर्डर पे भी गए, हाँ। किसानों के बीच में किसान बन के गए। वे राजनीति रोटियां सेकने के लिए नहीं गए। उन्होंने एक ही वादा करा, एक ही बात रखी, नहीं, ये किसानों का भला। राजनीतिक लड़ाई में हल निकलेगा क्या? ये किसानों नहीं, का आंदोलन है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है आपसे। किसानों का, बड़े भाई आप भी किसान के बेटे हो, पूरे देश में किसान सबसे बड़ी चीज है। चाहे नरेंद्र मोदी जी भी हो, वो भी किसान के बेटे ही थे। आज वे निखालिस देश के प्रधानमंत्री ना होकर वे जो बीजेपी के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो किसानों का आंदोलन है, किसानों के लिए ही माननीय जयंत चौधरी जी ये पंचायत कर रहे हैं, आपको मालूम भी है। और इसीलिए वो ठीक है, किसान बन राजीव के रंजन, पर एक सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? बातचीत के बिना कोई हल है इसका? निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं है। लोकतंत्र में अगर संवादहीनता की स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। लेकिन क्या इसके लिए केवल केंद्र सरकार को आप इसके लिए जवाबदेह मानेंगे? किसान संगठनों जवाब दे लगातार प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री ने पेशकश की, और बदले में अगर आप ये बार बार कहेंगे कि हम इन कानूनों के बदले जाने से कम नहीं मानेंगे, इन कानूनों को बदलिए तभी हम कुछ सुनने के लिए तैयार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा मांग रहे हैं। आपको अपनी बातें वो कहनी चाहिए कि इन कानूनों में क्या ऐसा है जो आपके हित में नहीं है, और जो उसके अलावा जो अच्छी ये चीजें कहते उनको रहने हैं दीजिए। ये राजीव बात तो रंजन लेकर के कि आइए। आप 1.5 साल के लिए स्थगित कर रहे हैं, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दो और बैठकर फिर संशोधन पर बातचीत हो, सलाह मशवरा हो। 1.5 साल या निश्चित काल में क्या है? अगर 6 महीने में बात बन जाए फिर से कानून लागू कर दो जो दुरुस्त हो गया है। नहीं, बातचीत के लिए तो इस देश में कोई भी किसान संगठन अगर ये दावा करता है कि पूरे देश के किसानों की वो आवाज है, तो इसमें मेरा ऐतराज है। बिहार नहीं, देखिए राजीव रंजन, आप मुझसे बेहतर, फिर ये आंकड़ों की बात होती है ना। अगर आप सरकार भी बना रहे हैं, मैं एक मिनट सुनिए मेरी बात। जबरदस्त मैंडेट के साथ, अप्रत्याशित बहुमत के साथ आप सरकार बना लीजिए। वो राजीव गांधी ने बनाई हो, नरेंद्र मोदी ने बनाई हो, कितनी वोट मिलती हैं? 30, 31, 32, 33%, यानी कि 100 में से 33 लोग आपको वोट दे दें तो आप 2/3 बहुमत के साथ भी सरकार बनाते दिख जाते हैं। तो मतलब कोई पलटकर कहे कि नहीं जी 2/3 बहुमत आ गया, पर ज्यादातर लोगों ने तो आपके खिलाफ वोट किया, तो देश आपके साथ नहीं है। ये तो वो वाला लॉजिक हो गया ना कि ये किसान है, पूरे किसान नहीं है आंदोलित। संदीप जी, आप चूंकि एक ऐसे पत्रकार हैं जिनको मैं मानता हूं कि इन मुद्दों पर आपकी समझ बहुत ही स्पष्ट है और काफी गहरी समझ आती है, लेकिन हरित क्रांति के पहले जिन राज्यों को लाभ मिला, जिन राज्यों को लाभान्वित होने का अवसर मिला, उसमें देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जिनको वो फायदा नहीं मिला। बिहार जैसे राज्य हैं, उन्होंने अपनी राह नए तरीके से विकसित की। हमारा ये कहना कि नहीं ये सारे किसान नहीं है, पूरे किसान आंदोलित हो, बातचीत होनी चाहिए ना, मोटी बात ये है। राजीव रंजन 10 सेकंड में हाँ या ना में बताइए। अगर एजेंडा आप थोप रहे हो और केंद्र सरकार जो एक चुनी हुई सरकार है, करोड़ों लोगों ने उस सरकार को वोट किया है, तो उस मैंडेट को लेकर के उन पर भी तो आपको भरोसा करना होगा।
तो ठीक है, उन्होंने बात अगर- वही, मैं ये कई बार कह चुका हूं, राजहट और बालहट के बीच में ये पूरा खेल अटका हुआ है क्या, और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए आ गई हैं। इसमें किसानों का हित कहीं पीछे तो नहीं चला जाएगा, ये सबसे अहम सवाल है, इस पर गौर कीजिए। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल presented by पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर Servocon, India's #1 servo voltage stabilizer, रखे सब कंट्रोल में। साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। LIC हर पल आपके साथ। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। एशियन पेंट्स, अल्टीमा प्रोटेक्ट।